जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की लिस्टिंग जल्द ही होने वाली है ऐसा लग रहा है। आई वॉज रीडिंग अ रिपोर्ट ऑन रिलायंस कंज्यूमर फाइनेंस काइंड ऑफ थिंग। सो मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो मतलब जियो ये जो आर्म है और उसके अंडर जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ये जो आर्म है वो अब अलग होने वाला है, डीमर्ज होने वाला है और जल्दी उसकी लिस्टिंग हो सकती है। अब ये जो डीमर्जर होगा, यानी बहुत सारे लोग हमें हमेशा पूछते हैं कि सर ये रिलायंस जियो का जब आईपीओ आएगा तो क्या हमें स्टॉक्स मिलेंगे, रिलायंस रिटेल का जो आईपीओ आएगा तो क्या हमें स्टॉक्स मिलेंगे। तो वो दोनों आईपीओ अगर आएंगे तो उनके स्टॉक्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ये जो कंपनी है वो अपना स्टेक उसमें रखना चाहता है, वैसे ही मतलब सब्सिडरी के हिसाब से ही उसको लिस्टिंग करना चाहता है। जैसे कि एचडीएफसी लिमिटेड ने पहले एचडीएफसी बैंक को लिस्ट किया, एचडीएफसी लाइफ को लिस्ट किया, एचडीएफसी एएमसी को लिस्ट किया, तो उसी तरीके से वो लिस्टिंग होगी। बट ये जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की जो लिस्टिंग है वो डीमर्ज होके होने वाली है। इट मींस कि अगर आपके पास मतलब अभी जो समझ में आ रही है चीज है, अभी जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, हो सकता है प्लान्स आगे जाके चेंज हो। बट अभी जो अनाउंसमेंट्स हुई है या फिर जो प्लान्स डिक्लेयर हुए हैं उसके हिसाब से अगर आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक है तो आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का भी स्टॉक मिल सकता है। दैट्स व्हाट दी अरेंजमेंट इज, एटलीस्ट करंटली इट इज सजेस्टिंग। और ये कब तक हो सकता है? बाय सितंबर आई थिंक सारे अप्रूवल्स आ जाएंगे और उसके बाद शायद लिस्टिंग हो सकती है। तो लेट्स होप दैट कि इट विल हैपन लाइक दैट ओनली। ये लेटर एंड ऑफ द ईयर में ये सारी चीजें डिमर्जर हो जाएगा। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मतलब ऐसा क्या है, ये कहां से आ गया एकदम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो स्टॉक है, ये कंपनी है, कहां से इतनी चर्चा में आ रही है? मतलब ऑलरेडी 28,000 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है इस कंपनी की। अराउंड 17,600 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट ये कंपनी कर चुकी है। एंड 9,100 करोड़ रुपीज के एसेट यानी कि लोन बुक भी इस कंपनी के पास अवेलेबल है। दीज फिगर्स विच आर अवेलेबल आर FY22 फिगर्स। लेटेस्ट फिगर्स आई थिंक जब फाइनल फाइनल नंबर्स आ जाएंगे, एनुअल रिपोर्ट जब हमें मिल जाएगी रिलायंस इंडस्ट्रीज की, शायद वहां से हमें वो सारी चीजें मिल सकती है। ये कंपनी बहुत ही साइलेंटली ये सारी काम कर रहे हैं। अब एक स्टॉक है जिसके अंडर परफॉर्मेंस के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ नहीं है। एटलीस्ट उसका मेन रीजन क्या है, मतलब बहुत सारे रीजन जो है अंडर परफॉर्मेंस के उस स्टॉक के, वो उसके ग्रोथ से लिंक किए गए। आई एम टॉकिंग अबाउट बजाज फाइनेंस। ऑलमोस्ट अक्टूबर 2021 में 7,800 वगैरह वो स्टॉक गया था, करेंटली इट इज एट 7,000। यानी 20 महीने में एक्चुअली का टाइम करेक्शन तो है ही, प्लस प्राइस करेक्शन भी 10% का हमने देखा हुआ है। ये सारे चीजें जो है मैं इससे लिंक करना चाहूंगा बजाज फाइनेंस की अंडर परफॉर्मेंस को, क्योंकि लास्ट 12 से 18 महीनों में ही बहुत ज्यादा एक्टिविटी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में हो रही है। मतलब डीमर्जर, लिस्टिंग वगैरह की तो बातें है ही, बट कंपटीशन से भी सही टैलेंट एक्वायर करने की कोशिश जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से हुई है। और उसी तरीके का बिजनेस लॉन्च करने की भी प्लान्स जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के है। 500 प्लस रिलायंस डिजिटल के स्टोर्स अवेलेबल है। जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है तो वहां जो बजाज फाइनेंस ने एक अपना बहुत ही जबरदस्त होल्ड बनाया हुआ है। ऑलमोस्ट 40 से 50 या 60% तक उनका मार्केट शेयर है वहां पे। टिपिकली ये जो ऑनलाइन ऑफलाइन स्पेसेस है, रिटेल स्टोर्स है वहां पे, तो वहां कहीं ना कहीं एंट्री जो लेने की कोशिश हो रही है वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से हो रही है। एंड वी हैव ऑलवेज सीन दैट कि जैसे कि रिटेल सेगमेंट हो या फिर टेलीकॉम सेगमेंट हो, जहां पे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, मोटा भाई ने एंट्री लेने के बाद उस इंडस्ट्री को, उस सेक्टर को कंप्लीटली डिसरप्ट किया है। दो फाइनेंशियल सर्विसेज इज वन इंडस्ट्री, वो इतनी इजीली डिसरप्ट नहीं होगी, बिकॉज एक बहुत ही रेगुलेटेड, बहुत ही स्ट्रांग रेगुलेटर यहाँ पे अवेलेबल है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वहां शायद बहुत सारे एग्रेशन, प्राइसिंग के एग्रेशन जो है वो शायद इतने नहीं लिए जा पाएंगे। बट जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क अवेलेबल है जियो के पास, रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास, कंज्यूमर्स का, कस्टमर्स का, डेफिनेटली दे विल ट्राई एंड बैंक ऑन दोज कस्टमर्स। तो कहीं ना कहीं ये जो फिफ्थ लार्जेस्ट एनबीएफसी बन के उभर रही है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसके बारे में ज्यादा पता भी नहीं है, एंड दे आर स्टिल इन टॉप 5, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि दे विल बी इन टॉप 1 टॉप 2 पोजीशंस। सो लेट्स सी कब होता है वो। बट ये एक बहुत ही बड़ा एक स्टेप रहेगा इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। यहाँ
जो अंडर परफॉर्मेंस आया है बजाज फाइनेंस के स्टॉक में, दैट इज मेजरली बिकॉज ऑफ द एंट्री ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज. सो यहाँ it's not that ki Bajaj Finance will not grow or is not growing or was not growing. Bajaj Finance is growing, was growing and will grow. The growth numbers could be little bit moderated, but जो एक scarcity premium जो था बजाज फाइनेंस को जो मिला था मार्केट में, तो वो कहीं ना कहीं गया है. एंड दैट्स व्हाई फ्रॉम नाउ ऑन इट इज ऑल अबाउट बजाज फाइनेंस अपनी ग्रोथ कैसे दिखाता है, एसेट्स की ग्रोथ, लोन्स की ग्रोथ, अपने प्रॉफिट्स की ग्रोथ, मार्जिन इंप्रूवमेंट, एसेट क्वालिटी मेंटेनेंस, ये सारे फैक्टर्स रहेंगे. बट जो एक स्केर्सिटी प्रीमियम बजाज फाइनेंस को मिला था वो कहीं ना कहीं मार्केट से गायब हो चुका है. नाउ इट इज ऑल अबाउट ग्रोथ नंबर्स विच इज गुड ऑल्सो फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू. मुझे लगता है आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग. मतलब डाउनसाइड प्रोटेक्शन अगर आपको मिल जाए किसी इन्वेस्टमेंट में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप लोगों को कहीं मिल जाए, so that's a very positive thing मुझे लगता है एज अ शेयर होल्डर फॉर यू पीपल. सो यहाँ पे जो लिस्टिंग के अप्रूवल से होपफुली बाय सितंबर सारे आ सकते हैं. उसके बाद कंपनी डीमर्ज होकर लिस्ट हो सकती है और उसके बाद 12 से 18 महीनों का भी प्लान कंपनी का रेडी है. सो 12 से 18 महीनों में कंपनी अपना एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस के अप्रूवल लेगी, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के अप्रूवल लेगी, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस के अप्रूवल लेगी. सो जो जो बिजनेसेस फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड है वो सारे अप्रूवल्स कंपनी लेगी और उन सेक्टर्स में एंट्री भी करेगी. सो यहाँ again one more pressure on other listed players of asset management, mutual fund businesses or life insurance or general insurance, क्योंकि this company is planning quite big और pockets काफी deep है. तो everybody knows that कि यहाँ I think competition is going to be interesting thing. consumers के लिए win-win situation हो सकती है. और ऑलरेडी हमने देखा है, तो ये क्यों एंट्री, मतलब ये एनबीएफसी में इतनी एंट्री क्यों ली जा रही है, इतना क्या है. ये जो पर्सनल लोन का सेगमेंट है, क्रेडिट कार्ड का सेगमेंट है, ग्रोइंग एडॉप्शन यहाँ पे मार्केट में देखा जा रहा है रिगार्डिंग कंजम्पशन लेड क्रेडिट ग्रोथ और क्रेडिट प्रोडक्ट्स कंजम्पशन लेड. तो यहाँ ये जो एस्पिरेशनल क्राउड है जिसका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ता जा रहा है, तो आई थिंक दे विल ऑलवेज लाइक सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. तो इसी के लिए इस सेगमेंट में एंट्री लेने की कोशिश रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे ली जा रही है. So this is a very, very, very growing market. An interesting player is coming to the market and which is getting listed also. So as an investor, as a shareholder, if you are Reliance Industries shareholder, तो आपके लिए काफी पॉजिटिव न्यूज हो सकती है. सो कैसा लगा ये वीडियो, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों. और अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं तो investornet.in को विजिट करके हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. हमारे रिलेशनशिप सेल से बात करके आप वो सारे डिटेल्स भी ले सकते हो. इफ यू नीड एनी हेल्प इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन, for that also you can contact our relationship cell. one-on-one sessions are also available. आप मेरे साथ या फिर गौरव के साथ सेशन बुक कर सकते हो. तो आशा करूंगा आप जरूर investornet.in को विजिट करोगे. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.